स्टूडेंट्स नमस्कार। आज आपको जो कल हमने टॉपिक स्टार्ट किया था बैंकिंग, उसी के अंतर्गत मुद्रा एवं बैंकिंग के अंतर्गत कल हमने आपको क्रेडिट का कुछ पॉलिसीज बताई थी कि क्रेडिट कैसे बनता है, कैसे द्रव्य का निर्माण होता है। आज उसी के आगे हम आपको एक उदाहरण देकर बताएंगे, बैंकिंग सिस्टम के अंतर्गत बताएंगे। कल हमने जो आपको बताया उसमें हमने आपको बताया था कि गांव में पहले एक सुनार के माध्यम से किस प्रकार से किसी गांव में पूरा क्रेडिट का सिस्टम क्रिएट हो जाया करता था। ये सारी चीज़ें जब होती हैं, जब ये प्रैक्टिकली अप्लाइड होती हैं तो ये ज़्यादा सरल रहती हैं, और जब हम इसको पढ़ के सीखते हैं तो थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। कन्फ्यूज़न का मतलब कि जब तक इसको हम खुद महसूस नहीं कर लेते हैं। जैसे कि अब जो क्रेडिट सिस्टम सोनार के द्वारा बना, वो क्या उसको नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो सकता है। वो तो सिंपली लोगों से सोना लेता था, जिससे 10 ग्राम लेता था उसको उसकी रसीद देता था, जिससे 20 ग्राम लेता था गांव में उसको उसकी रसीद देता था, जिससे आधा किलो सोना लेके अपने घर पर रखता था, क्योंकि उसके यहाँ तिजोरियाँ थी और वो सेफ जगह थी, लोग रख देते थे लाके। तो वो तो सिंपली एक रसीद काट के देता था। लेकिन वो रसीद कब चलन में आ गई, कब वो क्रेडिट का काम करने लग गई, उसको स्वयं ही नहीं पता होगा। तो ये सिस्टम इस प्रकार से क्रिएट होता है। बैंकिंग सिस्टम भी इसी प्रकार से, उसमें भी क्रेडिट ये देखा गया कि जब हम जमा लेंगे, जमा के बाद उसको जब हम किसी को ज़रूरतमंद को उधार देंगे, तो उधार देने पे फिर वो जो है हम उसकी लायबिलिटी बन जाएगी और हमारी वो एसेट बन जाएगी। उधार हमारी एसेट बन जाएगी, उसकी लायबिलिटी बन जाएगी, तो एसेट बढ़ रही है हमारी, और ये एक क्रमिक रूप से आगे बढ़ता चला जाता है क्रेडिट, और एक लिमिट तक बढ़ता है। तो ये सिस्टम जब बनता है तो ये सिस्टम में कुछ नई नई चीजें आने लग जाती हैं कि जब अप्लाइड होती हैं तब इसके बारे में जो अप्लाई कर रहा होता है उसको जब समझ में आता है, उसको बहुत सरल लगती चीजें उसको समझ आता है, ये इस कारण से व्यवहारिक है। लेकिन जब हम उसको पढ़ते हैं तो हमको थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्लियर होता है, ये इसका इससे क्या रिलेशन है, इसका इससे क्या रिलेशन है, ये कैसे हो गया, ये कैसे संभव है। लेकिन ये जो बाय प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, ये जो अन्य क्रेडिट्स बन रहे हैं, ये सब अर्थव्यवस्था के स्मूथली सारी चीजें जो हो रही है उसके थ्रू अपने आप ही ये एक सिस्टम, एक व्यवहार के द्वारा बन रहा है, और ये जो व्यवहार है ये अप्लाइड हो रहा है, और ये एक पूरा का पूरा सर्किल बन रहा है, एक बिजनेस सर्किल बन रहा है, जिसके कारण इस सर्कुलेशन हो रही है। सर्कुलेशन से इस प्रकार की क्रेडिट का निर्माण, द्रव्य का निर्माण हो रहा है। इसी क्रम में आगे इसमें देखिए दो चीजें होती है जानना, एक वैधानिक तरलता अनुपात, दूसरा CRR, कैश रिजर्व रेशियो। ये दो चीजें हैं। कैश रिजर्व रेशियो SLR अल्पकाल में रखना पड़ता है बैंकों को, इसलिए रखना पड़ता है कि हमने बताया है कि अगर कोई भी व्यक्ति एक व्यवहार होता है 100 रुपये जमा करता है, तो वो उसको जब आवश्यकता होगी तो 100 के 100 की आवश्यकता नहीं होगी। ये मान के चला जाता है कि जितने की भी उसको अगर आवश्यकता होगी, अगर उतना नहीं मिलेगा तो वो 100 का 100 निकालेगा, क्योंकि उसको ये गारंटी नहीं रह जाएगी कि आप, लेकिन व्यवहारिक रूप से वो 100 नहीं निकालता। अगर आपको बिल्कुल आपके ऊपर विश्वास है तो वो उतना ही निकालेगा जितना उसको लाभ हो रहा है, जितना उसको चाहिए, नीड के हिसाब से निकालेगा। लेकिन अगर आपके ऊपर विश्वास नहीं रहेगा तो वो आपके पास रखेगा ही नहीं, तो वो पूरा का पूरा निकाल लेगा। तो ये जो क्रेडिट वाला सिस्टम मैंने बताया था, वो क्रेडिट आपके यहाँ फॉर्मेट नहीं हो पाएगी और कहीं ना कहीं बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। तो
तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ तो होती है कि आप विश्वास बनाए रखिए। विश्वास बनाए रखने के लिए आपके पास एक वैधानिक तरलता अनुपात अल्पकाल वाला रहना चाहिए, क्योंकि अल्पकाल में ही हमको पैसे की जरूरत होती है। हम बैंक जाते हैं, अपने पैसा निकालते हैं। अगर 1 लाख रखे हुए हैं तो हो सकता है 5,000, 10,000, 15,000 की ज़्यादातर जरूरत पड़ती है, तो अक्सर आदमी जाता है 5,000, 1,000, 2,000। अगर उसको और ज़्यादा विश्वास हो जाता है, जैसे अब ATM आ गए हैं, तो उसको 500 की जरूरत होती है तो 500 ही निकालता है। जितने की जरूरत होगी उतना निकालते, तो पूरा विश्वास है हम कभी भी किसी भी समय 24 आवर्स कभी भी निकाल लेंगे पैसा, तो वो और कम ज़्यादा वो और क्रेडिट फॉर्मेट होगी इससे। तो इसलिए इस सिस्टम जितना बढ़िया होगा उतना ज़्यादा हमारा क्रेडिट फॉर्मेशन का निर्माण होगा। तो ये 1-2 रेशियो आपको समझना चाहिए कि कुछ बैंक जब पैसा लेता है तो सब नहीं दे देता दूसरे को। ये 2 रेशियो उसको रोकते हैं कि भाई इतना पैसा तुम अपने पास रखो। ये रखना इसलिए आवश्यक है क्योंकि इससे आपकी क्रेडिबिलिटी बन रही है, आपकी विश्वसनीयता जो है पूरे के पूरे जितने भी कस्टमर्स हैं, जितना भी सिस्टम में जितने भी लोग हैं उन पर आपकी विश्वसनीयता बढ़ रही है, क्रेडिबिलिटी बढ़ रही है। इसके साथ ही साथ आप पे लोग विश्वास कर रहे हैं, और विश्वास अगर नहीं रहा, इस तरह के रेशियो आपने नहीं रखे, आपने थोड़ी सी लापरवाही कर दी, लोगों को पैसा जब चाहिए तब आपने नहीं दिया, तो फिर आपका सिस्टम कोलैप्स होने में समय नहीं लगेगा। लोग अपना पैसा निकाल लेंगे तो फिर आपका सब वही 100 रुपये जो लोग जमा करते हैं उसी का आप क्रेडिट फॉर्मेशन करते हैं, वही नहीं जमा करेंगे तो लोग आप नहीं कर पाओगे। तो आज उसी के तहत एक बैंक का हम उदाहरण ले रहे हैं। 20% मान लीजिए कि उसका CR कैश रिजर्व रेशियो उसको 20% रखना है। ए कोई है, ए पोजीशन है 100 की जमा किया, किसी ने 100 रुपये क्या किया किसी बैंक में जमा किया। अब इस 100 रुपये में 20 रुपये तो वो नगद कोष के लिए रूप में रखेगा, मैंने बताया था। उसको अपनी क्रेडिबिलिटी बनाने के लिए कुछ पैसा रखना पड़ता है। ये 80 रुपये जो बचेगा, क्योंकि 20% की कैश रिजर्व रेशियो वो रखता है, 80 रुपया भी किसी को ऋण देगा। किसी को ऋण देने के लिए 80 रुपये उसके पास मिल गया। अब ये 80 रुपये मान लीजिए कि कोई जसपाल व्यक्ति है, उसको उसने उधार दे दिया। जसपाल आया, उसने कहा मुझे उधार चाहिए, उसको 80 रुपये मिल गया। अब आपका जो 100 रुपये की जमा था, अब चूंकि जसपाल का भी 80 रुपया वो ले गया है, यानी उसको भी आपको जमा करना है, आप ही के पास वो लाकर जमा करेगा। तो ये जसपाल वाला भी 180 रुपये आप क्या हो गया, जमा हो गया। अब इस 180 अभी तक हम 100 रुपये में 80 रुपये देते थे, अब हमारे पास देने के लिए कितना हो गया, 180 रुपीज़ हो गया। अब इसका जब हम फिर से 20% निकाला तो कितना आ गया, 36 रुपये नगद कोष के रूप में हमको रखना पड़ेगा। क्रेडिट कितना हो गया हमारे पास, 180। जसपाल का 80 और ये 100, ये 2 क्रेडिट हो गया हमारे पास। अब ये 180 जब जमा करेगा तो 64 का ऋण जो है इसको देने के लिए रहेगा, क्योंकि 20 इसका नगद है और 16 ये 80 रुपये वाले का नगद है। तो अब इसी में जब दोनों को घटा देंगे, 80 में 16 घटा देंगे, 80 में 16 घटाएंगे, 64 आएगा। अब ये 64 रुपीज़ मान लीजिए कि ये किसी राम को दे देता है। इसी प्रकार से ये जो भी यहाँ पर जो आता चला जाएगा, ऋण देने की रकम जो आती चली जाएगी, 20% नगद कोष रखने के लिए वो क्या करेगा, वो ऋण देता चला जाएगा। और ये क्रम तब चलेगा जब यह प्रक्रिया 500 रुपये यहाँ पर आ जाएगा जमा, और 100 रुपये नगद कोष हो जाएगा, तो यहाँ पर आकर ये इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा। तो ये एक क्रेडिट पॉलिसी, ये क्रेडिट का एक सिस्टम होता है। बैंक में पैसा जमा होता रहता है और दूसरा व्यक्ति उसको उधार लेता रहता है। कुछ हम लोग कैश रिजर्व में रखते हैं, दूसरे व्यक्ति के उधार से फिर हमारा क्रेडिट फॉर्मेशन होता है, और इस प्रकार से हम आगे बढ़ते चले जाते हैं और उस कंडीशन पे जाते हैं जब तक कि 100% जो हमारा रिजर्व रेशियो ना हो जाए।
इस प्रकार से ये इसकी लिमिट्स पता चल गई कि हम जहाँ 100 रुपये का हम उधार ले रहे हैं, यहाँ पर 500 रुपये इसकी लिमिट आ जाएगी। 500 रुपये के पश्चात जो है बैंक उधार नहीं दे पाएगा और हमारी 100% उस समय क्या हो जाएगा, हमारा कैश रिजर्व रेशियो हो जाएगा। तो ये एक क्रम है, इसको देखते हुए हम ये जान सकते हैं कि एक बैंकिंग सेक्टर में भी क्या उसी प्रकार से एक क्रेडिट सिस्टम कार्य कर रहा है। जिस प्रकार से एक मैंने सिंपल आपको उदाहरण दिया था, एक किसी गांव का हमने उदाहरण दिया था, उसी प्रकार से होता है। अब हमने आपको बताया था CRR, रेपो, इसी प्रकार रिवर्स रेपो, इन सब के द्वारा ये RBI की कंट्रोलिंग चीजें होती हैं। ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं RBI के, इसके द्वारा ये किसी भी इकोनॉमी में पैसे का जो मनी का जो पंपेशन पंप करती है, मनी को पंप करती है जब चाहती है, और जब चाहती तो इसकी शकिंग कर लेती, निकाल लेती है मनी को। ये क्यों ऐसा होता है, पंपिंग क्यों करनी पड़ती, शकिंग क्यों करनी पड़ती, निकालना क्यों पड़ता है? उसका रीज़न है, उसका रीज़न ये है कि पहली चीज़ तो ये कि किसी भी इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन और बहुत ज़्यादा मंदी, ये दोनों ही स्थिति बहुत ही खराब रहती है। मंदी की स्थिति में सारे के सारे प्रोडक्शन क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। एम्प्लॉयमेंट कम हो जाता है, इनकम कम हो जाता है, सेल जो भी खरीदना बेचना वो सब कुछ बंद हो जाता है, भुखमरी की स्थिति आ जाती है, लोग एम्प्लॉयमेंट के लिए लंबी लंबी लाइनों में लग जाते हैं, वेजेस कम हो जाते हैं, भुखमरी को बीमारी आ जाती है। तो इस प्रकार से इस स्थिति में हमको पंप अप करना पड़ता है, पैसा कुछ इकोनॉमी में डालना रहता है। इसके लिए फिजिकल और मॉनेटरी सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। इसके विपरीत अगर मान लीजिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसा हो जाए, तब आप कहेंगे इसमें तो कोई भी नुकसान नहीं है, यहाँ पैसा ही पैसा हो गया ढेर सारा, इस इकोनॉमी में कुछ नहीं था, खाली हो गया था पैसा, जितना पैसा था तो क्या हुआ, बाहर आ गया सब। अब इस इकोनॉमी में क्या है, बहुत सारा पैसा है। अब इसके लिए क्या खतरा है, इसके लिए खतरा है कि जब इकोनॉमी में जितना प्रोडक्शन है उससे ज़्यादा हम पैसा डाल देंगे तो वो प्रोडक्शन जब मार्केट में जाएगा तो पैसा उसको ज़्यादा गिरा रहेगा, और पैसे को भी ये पता रहेगा कि इस समय कमी किसकी है, इस प्रोडक्ट की। तो जहाँ पर उस प्रोडक्ट के लिए $10 खर्चा हो रहा था, वहाँ पर अब लोग $100 दे के जल्दी से उसको ले जाने का प्रयास करेंगे। तो इस स्थिति में महंगाई बढ़ जाएगी, और वो लोग जिनके पास ज़्यादा पैसा है वो तो सरवाइव कर पाएंगे, जो गरीब है उनके लिए महंगाई बहुत ज़्यादा दिक्कत पैदा कर देगी और वो परेशान हो जाएगा। तो इकोनॉमी में RBI भी इन इंस्ट्रूमेंट्स का प्रयोग करती है। क्रेडिट पॉलिसी कैसी होती है ये भी मैंने आपको बता दिया। एक टॉपिक इसमें बचा हुआ है, बार्टर सिस्टम, उसको मैं कल बताऊंगा। और इसके मैं कुछ नोट्स आपको भेज दे रहा हूँ, चार्ट देख लीजिएगा, कुछ इसमें बनाया हुआ है चार्ट जिसमें क्रेडिट पॉलिसी दिखाई गई है। एक बैंक का एक आपको अकाउंट दिया गया है, वो आप देखिएगा, उसका अध्ययन करिएगा कि कैसे लायबिलिटी आती है, कैसे एसेट साइड बनाया जाता है, कैसे टोटल जीरो आता है। ये पूरा चार्ट दूंगा, उसको आप देख लीजिएगा। तो ये आपको आशा करते हैं समझ आया होगा। इसको मैंने एक आसान शब्दों में बताने का प्रयास किया, और
आप इसका अध्ययन करें, जो हम नोट्स दे रहे हैं उसको देखें, फिर क्वेश्चन का आंसर खुद करने का पहले प्रयास करें, उसके बाद मैं निशान लगा। धन्यवाद।